नमस्कार, मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के EFM के पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंडिफरेंस कर्व की मान्यताएं, सीमांत प्रतिस्थापन दर, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत और उदासीनता वक्रों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं। नंबर 1, उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना है। उपभोक्ता का यह प्रयास रहता है कि वह अपने सीमित साधनों से विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि उपभोक्ता को बाजार की संपूर्ण जानकारी हो। दूसरा है वस्तुओं का विभाजनीय होना। उदासीनता वक्र में ये मान करके चलते हैं कि वस्तुएं विभिन्न इकाइयों में, छोटी छोटी इकाइयों में विभाज्य हैं, और साथ ही ये मान्यता भी है कि बाजार में उपभोग क्रिया के दौरान पूर्ण निश्चितता की स्थिति रहती है। इसलिए इस मॉडल को स्थैतिक प्रकृति का कहा जाता है। तीसरा है घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। ये मानता है कि उपभोक्ता की आय सीमित होती है और उसके द्वारा प्राप्त विभिन्न संयोगों से उसे अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना होता है। इसलिए उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के बदले वह दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करने के लिए तैयार रहता है। क्रमवाचक मापनीयता। यह विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली संतुष्टि विवेक पर आधारित है, जिसको किसी पैमाने से नहीं मापा जा सकता। उपभोक्ता वरीयता के अनुसार अपनी संतुष्टि को क्रमबद्ध कर सकता है। क्रम दिए जा सकते हैं: प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि। सामंजस्य एवं सकर्मकता। ये मानता है कि उपभोक्ता जब अपनी संतुष्टि के अनुसार वस्तुओं के क्रम की वरीयता स्थापित करता है तो वह वरीयता स्थिर होती है। इसमें उपभोक्ता बार बार परिवर्तन या फेरबदल नहीं कर सकता। इसी नियमानुसार उपभोक्ता के अधिमानों प्रेफरेंस के मध्य सकर्मकता होती है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु की तुलना में वरीयता प्राप्त है। सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। प्रतिस्थापन की सीमांत दर उदासीनता वक्र विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो उदासीनता वक्र विश्लेषण में वही कार्य करता है जो मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता की धारणा द्वारा किया जाता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर एक विनिमय अनुपात है जो ये बतलाती है कि जब उपभोक्ता के पास दो वस्तुएं हों तो वह एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को किस दर पर छोड़ने अथवा लेने के लिए तैयार होता है कि जिससे उसकी कुल संतुष्टि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। तालिका 4.2 द्वारा प्रतिस्थापन की सीमांत दर को समझाया जा सकता है। उदासीनता अनुसूची तथा प्रतिस्थापन की सीमांत दर संयोग हैं ABCDE। वस्तु X और Y, वस्तु X की इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5 और Y वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ क्रमशः 12, 8, 5, 3, 2। X वस्तु की Y वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर है 5, 4, 3, 2, 1। इस तालिका से स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता X तथा Y वस्तु के लिए A संयोग पर है तब उसके पास X वस्तु की 1 इकाई तथा Y वस्तु की 12 इकाइयाँ हैं, जिनसे उपभोक्ता को कुल उपयोगिता अथवा संतुष्टि का एक स्तर प्राप्त होता है। यदि उपभोक्ता X वस्तु की एक और इकाई प्राप्त करना चाहता है तो संतुष्टि के समान स्तर पर बने रहने के लिए उसे Y वस्तु की कुछ इकाइयाँ त्यागनी होंगी। वह B संयोग पर X वस्तु की एक और इकाई के लिए Y वस्तु की 4 इकाइयाँ त्यागने के लिए तैयार है, अर्थात यहाँ Y वस्तु को X वस्तु में बदलने की दर 4 है, अर्थात X वस्तु की एक इकाई के लिए Y वस्तु की 4 इकाइयों का त्याग किया जा सकता है। यही प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है और इसे उदासीनता वक्र विश्लेषण में इस प्रकार व्यक्त करते हैं।
की, जैसे x वस्तु की y वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर 4 है। और इसी प्रकार से अगली इकाइयाँ x वस्तु की बढ़ाते हैं तो उनके लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर 4, 3, 2, 1 है। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तालिका जो आपके सामने दी हुई है उसको देखने से स्पष्ट है कि x वस्तु की y वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती जा रही है। उपभोक्ता A से B संयोग पर जाने की अवस्था में x वस्तु की 1 और इकाई के लिए y वस्तु की 4 इकाइयों का त्याग करने के लिए तैयार है, जबकि B से C पर जाने पर वह x वस्तु की 1 इकाई के लिए y वस्तु की 3 इकाइयाँ ही छोड़ने के लिए तैयार है। इसी तरह C से D पर तथा D से E पर जाने पर क्रमशः 2 व 1 इकाइयाँ छोड़ने के लिए तैयार है। अर्थात x वस्तु की 1 और इकाई लगातार y वस्तु की घटती इकाइयों का प्रतिस्थापन करती है। ये प्रवृत्ति ही घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है जिसमें घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर को रेखाचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। देखिए, इसमें जो रेखाचित्र आपके सामने दिया गया है जिसमें 4.3 में, इसको देखने से स्पष्ट होता है कि उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व पर उपभोक्ता जब A बिंदु से B बिंदु पर जाता है तब वह x वस्तु की RB मात्रा के लिए y वस्तु की AR मात्रा का त्याग करता है, तथा जब वह B बिंदु से C बिंदु पर जाता है तब वह x वस्तु की SC मात्रा x वस्तु की RB मात्रा SC के बराबर है के लिए x वस्तु की BS मात्रा का ही त्याग करता है। BS मात्रा AR मात्रा से कम है। इसी तरह C बिंदु से D बिंदु पर जाने पर x वस्तु की TD मात्रा के लिए y वस्तु की CT y वस्तु की CT मात्रा का त्याग करता है। CT मात्रा BS मात्रा से कम है। कहने का तात्पर्य यही है कि x वस्तु की तो समान एक एक इकाइयाँ बढ़ाई जा रही हैं और उधर y वस्तु की जो प्रतिस्थापन है वो क्रमशः 5, 4, 3, 2, 1 इकाइयाँ त्याग की जा रही हैं और यही घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर होती है। इसके बाद आता है उदासीनता वक्रों की विशेषताएं। उदासीनता वक्र की विशेषताओं के संबंध में इसकी विभिन्न जो विशेषताएं हैं, प्रकृति है, स्वभाव है उदासीनता वक्र की, वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, उदासीनता वक्र पर सभी बिंदु समान उपयोगिता या संतुष्टि प्रदान करने वाले वस्तु के संयोग को व्यक्त करते हैं। जैसा कि अर्थ बताते समय आपको स्पष्ट कर दिया गया है कि उदासीनता वक्र के सभी बिंदु वस्तुओं के ऐसे संयोग को व्यक्त करते हैं जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इसको पहले ही आपको स्पष्ट किया जा चुका है डायग्राम के माध्यम से। एक उदासीनता वक्र के दाईं ओर अधिक ऊंचा दूसरा उदासीनता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर और दो वस्तुओं के श्रेष्ठ संयोगों को व्यक्त करता है कि जो भी राइट हैंड को जो इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट होगा वो अधिक संतुष्टि का द्योतक होता है। तीसरा है, एक उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकता है, अर्थात उदासीनता वक्रों का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकता है। ऐसा होना स्वाभाविक है। उपभोक्ता समान संतुष्टि के स्तर पर बने रहने के लिए वस्तु x की मात्रा में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी होनी चाहिए और करता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो उपभोक्ता को समान कुल उपयोगिता अथवा संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, अतः वह उनके प्रति उदासीन नहीं रह सकेगा। नेक्स्ट है, उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति
उन्नतोदर या उत्तल होते हैं। उदासीनता वक्र केवल ऊपर से नीचे दाईं ओर ही नहीं झुकते, बल्कि वे मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर भी होते हैं, कॉन्वेक्स जिसको कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु के उन्नतोदर घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर सिद्धांत के लागू होने के कारण होता है। कहने का तात्पर्य कि उदासीनता वक्र ज्यों-ज्यों नीचे की तरफ जाता है तो OX एक्सिस के समानांतर थोड़ा चपटा होता चला जाता है। नेक्स्ट है, उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, जैसा कि इस एक डायग्राम जो दिया गया है रेखाचित्र 4.6 में उससे स्पष्ट है। नेक्स्ट है, उदासीनता वक्र किसी भी x को स्पर्श नहीं कर सकता, अर्थात OX एक्सिस और OY एक्सिस एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो विशेषता है, यह आवश्यक नहीं कि उदासीनता वक्र एक दूसरे के समानांतरी हों, अर्थात इनका स्लोप एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल समानांतर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये थोड़ा सा कोई अधिक ढालू या चपटा हो सकता है, कोई ज़्यादा थोड़ा उससे अलग शेप में हो सकता है, लेकिन होगा ऋणात्मक, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल में ही। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उदासीनता वक्र एक दूसरे के पैरेलल या समानांतर ही हो। आज हम इतना ही लेते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।